राधे राधे मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का कन्हैया लकी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक नई शुरुआत करते हैं अंक गणित। अंक गणित में सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या होता है? संख्या पद्धति। किसी भी एग्जाम के लिए संख्या पद्धति हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कम 20% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जहां पर हमारी अंक गणित आएगी तो वहां पर कम से कम 20% क्वेश्चन आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन आए तो उसमें 20 और 20 आए तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है आपको जानना है, बहुत ही आसान चैप्टर है और पूरी गणित का ये निर्धारण करता है, क्योंकि इसमें ऐसे कई टर्म होते हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा संख्या पद्धति, क्या कहा? संख्या पद्धति। इसी के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति क्या होता है? आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? संख्या और पद्धति दो शब्दों से मिलकर बना है। तो संख्या क्या होता है? जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है, वे गणितीय साधन जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? नापने, मापने और गिनने के लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब पद्धति क्या हुई? पद्धति होती है हमारी ढंग या प्रणाली। तो इसमें संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट क्या हुआ कि मतलब संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। ये हमारी संख्या पद्धति की बात हुई। इसके बाद संख्या की एक और डिफिनीशन होती है कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। मतलब अंकों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संख्या का। अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर एक बात आई कि अंक क्या होते हैं? क्या अंक क्या होते हैं? तो अंक क्या होते हैं? जो संख्याओं का निर्माण करते हैं। उल्टा कह दिया, ठीक। तो ये बात हो गई अंक और संख्या की। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अंक लिखने के लिए हमारी कई क्या है? प्रणालियां हैं। एक दाशमिक प्रणाली सुना होगा, डेसिमल नंबर सुना है? दाशमिक प्रणाली और एक बाइनरी, ऐसे और कई सारी होती हैं। द्विआधारी, क्या है? द्विआधारी, ठीक। तो ऐसे और कई प्रणालियां होती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि में केवल 2 ही प्रणालियों से क्वेश्चन आते हैं, एक दाशमिक और द्विआधारी। तो जो ये दाशमिक प्रणाली होती है, कौन सी? दाशमिक प्रणाली। इसमें अंकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? पहले हमें ये जानना चाहिए। ये जो दाशमिक प्रणाली है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो अंक होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं। इस दाशमिक प्रणाली में हमारे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। तो हम यहां से हमें 2 चीजें मिली कि किसी मतलब दाशमिक प्रणाली में अंक कितने होते हैं? 10। तो इनकी संख्या क्या हो गई? सीमित। अंकों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ये क्या हो गए? सीमित। जबकि संख्याएं क्या है? अब इनको मिला करके, जैसे 1 और 2 मिला दिया गया, या 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 ऐसे कुछ भी लिखते चले जाओ, ये क्या हो गई? ये नीचे वाली हमारी क्या है? संख्या। तो ये संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये क्या है? हमारी अनंत है, असीमित है, ठीक। तो 2 बातें ध्यान रखना कि अंकों की संख्या कितनी है? सीमित। और वो कितने हैं? 10। जबकि जो संख्याएं हैं वो अनंत हैं। कितनी है? अनंत है। उनकी संख्या कोई काउंट नहीं कर सकता, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या? संख्या और अंक से संबंधित। अभी आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल अभी दाशमिक प्रणाली के बारे में। फिर कभी डिस्कस करेंगे जो बाइनरी द्विआधारी संख्या होती है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो दाशमिक प्रणाली के बारे में जानते हैं। इसके बारे में क्या क्या आपको पता है? एक तो ये इसमें अंकों की संख्या कितनी हो गई? 9 होती है। कितनी? 10, सॉरी 9 कह रहे हैं, 10, ठीक। 0, 1, 2 बता दिया। उसके बाद इसको लिखते की दर से हैं, ठीक है। लिखते की दर से हैं। तो लिखने का इसका क्या है? जैसे कोई संख्या मैं बोलूं ये 5, 4, 3, 8, 7, ये लिख दी। किधर से लिखी गई? लिखा तो हमने बाईं ओर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको किधर से लिखते हैं? हमेशा दाईं ओर से लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस टाइप से कुछ होता है। याद है आपको? ने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसलिए हम इसको किस ओर से लिखते हैं? नंबर 1 बात हो गई अंकों की संख्या। नंबर 2 दाईं ओर से लिखते हैं। तो ये कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो ध्यान रखना है किधर से लिखते हैं? दाईं ओर से, ठीक। अभी हम डिस्कस करते हैं इकाई दर।
देखिए हमारा क्या होता है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख और महासंख। ये क्या है हमारा दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी हुई संख्याएं। इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जिस पर हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन होता है, कह देता है 11,000, 11,11 कैसे लिखा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन रहता है, इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, सही है क्या, ये गलत है। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये क्या हो गया 1,11,111। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले लिखेंगे 11,000, ठीक, उसके नीचे लिखेंगे 1100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, फिर 11, ये हो गई इकाई दाई। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये इस तरह से लिखा जाएगा 12,111, दैट इज 11,1111। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और कुछ बना देगा 111 लाख, 11 लाख, 11,000, 1111, ठीक, या 111 कह देगा, 111,000, 111, 100, 111। फिर उसको कैसे लिखेंगे, तो वही मतलब इसकी प्लेस वैल्यू याद रखो। आपको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू याद रखना है। जो इकाई होता है वो 1 होता है, दाई क्या होता है 10, सैकड़ा क्या होता है 100, हजार 1 के नीचे 3 जीरो, 10,000 1 के नीचे 4 जीरो, लाख 1 के नीचे 5 जीरो, मतलब एक एक जीरो इधर को बढ़ता जाता है। ठीक, ये चीज बचपन में पढ़ी होगी, काफी कुछ याद होगा। ऐसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे को। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, अभी दार्शनिक प्रणाली में लिखने का ढंग बताया। अभी एक और आगे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं मैं। तो देखिए 2 बातें आपको पता चल गई, अंकों की संख्या 10 और दाईं ओर से लिखते हैं, रीजन बता दिया कैसे क्या है। उसके बाद एक इसी में प्रयुक्त होता है शब्द संख्यांक। बताइए कितने लोगों को पता है संख्यांक क्या होता है। कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 5,43,900, 5,43,983, ये लिखी हुई है। तो इसमें संख्यांक क्या है, तो संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंकों को क्या कहते हैं, संख्यांक। याद रखना डेफिनेशन क्या होती है। कहते हैं कि संख्यांक क्या क्या है, तो क्या लिखोगे, तो जो इस संख्या को लिखने में अंक प्रयुक्त हुए हैं, कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, 5 हुआ है, 4 हुआ है, 3 हुआ है, 8 और 9, तो ये क्या हुए हमारे संख्यांक। तो डिफिनेशन याद रखना कि संख्यांक क्या होता है। उसके बाद हम पूछें बीजांक एक होता है, क्या होता है, बीजांक, क्या होता है बीजांक। बताओ कितने लोगों को पता होगी बीजांक की डिफिनेशन। संख्या के सभी अंकों का योग क्या कहलाता है, बीजांक। जैसे कोई संख्या है, मान लो 9357, तो इसके बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक क्या होगा। आ गया क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे, तो इसके जो अंक हैं इन अंकों का क्या करना है, योग। तो देखिए 9 + 3 + 5 + 7, 12 और ये दोनों मिलके 12, 24 टोटल, क्या हो गया 24। इसका बीजांक क्या हुआ 24। आगे एक और शब्द होता है परमांक। क्या होता है, परमांक, शायद ही पता हो आप लोगों को। परमांक क्या होता है, तो हमारा परमांक जो होता है वो क्या है कि संख्या में ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 हो, वो क्या कहलाते हैं, परमांक। जैसे मान लो कोई 7, 8, 3, 9 लिखा है, तो इसमें हमारे परमांक क्या हुए, 7 और 3 हुआ। क्या क्या हुआ, 7 और 3, ये दोनों एक क्या है, परमांक है, क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है 10। तो ऐसे 2 अंक, किसी संख्या में ऐसे 2 अंक जिनका योगफल क्या हो 10, क्या कहलाते हैं, परमांक। तो यहाँ तक बात आपको क्या क्या समझ आई, अंक क्या होते हैं, संख्यांक क्या होता है, बीजांक क्या होता है, परमांक क्या होता है, और दार्शनिक प्रणाली में किधर से लिखते हैं। ये 4-5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। आगे देखिए एक शब्द होता है हमारा दशांक। क्या होता है, दशांक। जिसको पता है अच्छी बात है। दशांक क्या होता है, दशांक क्या होता है, तो दशमलव सुना होगा आप लोगों ने। दशमलव के बाद का पहला अंक जो होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है ये, तो इसमें जो दशमलव के बाद का पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है, दशांक कहलाता है। समझ आए। उसके बाद हमारा अगला होता है शतांक। क्या होता है, शतांक। ये क्या होता है, ये दशमलव के बाद का दूसरा अंक होता है। क्या होता है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक क्या कहलाता है,
शतांक कहलाता है। इसी तरह सहस्त्रांक होता है। क्या होता है? क्या होता है? सहस्त्रांक। कैसे लिखा जाएगा? सहस्त्रांक, सहस्त्रांक ऐसे लिखा जाएगा क्या? सहस्त्रांक, आधा सा बनेगा बीच में। तो ये होता है सहस्त्रांक। सा हा लिखता हूं, एक सेकंड। क्या होता है? सहस्त्रांक, सहस्त्रांक। तो इसमें क्या होता है? दशमलव के बाद का हमारा तीसरा अंक जो होता है वो क्या कहलाता है? सहस्त्रांक। तो इतनी चीजें मैंने बताई, ठीक है। अंक क्या होते हैं, और ये दसवीं प्रणाली में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और इसको किस ओर से लिखते हैं? दाईं ओर से लिखते हैं। संख्यांक क्या होता है? संख्या प्रयुक्त अंक होते हैं। बीजांक क्या होता है? सारे अंकों का योग, जो संख्या में लिखे हुए हैं उनके सारे अंकों का योग क्या कहलाता है? बीजांक। परमांक क्या होता है? संख्या में लिखे 2 अंक जिनका योगफल क्या हो? 10, क्या कहलाते हैं? परमांक। उसी तरह दशांक क्या होता है? दशमलव के बाद का पहला अंक क्या होता है? दशांक। शतांक क्या होता है? दशमलव के बाद का दूसरा अंक। इसी तरह सहस्त्रांक क्या होता है? दशमलव के बाद का तीसरा अंक। ये 8 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। उसके अलावा इसमें 10वीं प्रणाली में अंकों की संख्या एक चीज और बताई थी कि सीमित होती है, ठीक है। और वो कितने हैं? 10। ये बात पता है आपको, ठीक। और संख्याएं ब्रह्मांड में क्या है? असीमित हैं, ठीक। इतनी चीजें ये आपकी हुई दशमलव प्रणाली, 10वीं प्रणाली के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी और चीजें बताता हूं मैं आपको। जैसे सपोज देखो, ये कोई संख्या लिखी हुई है 58793, ये संख्या लिखी है। इसमें प्रयुक्त अंक कोई मान लो जैसे 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 8 लिखा हुआ है। इसके कितने मान हो सकते हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है? किसी संख्या में प्रयुक्त किसी अंक के कितने मान हो सकते हैं? बताइए, कितने मान हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2। अब कहोगे 2 कौन कौन से होते हैं? तो आपने सुना होगा स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान। सुना इस तरह से कुछ, ठीक। तो ये 2 तरह के मान हो सकते हैं, ठीक। अब एक चीज देखिए, स्थानीय मान तो स्थानीय मान रहता है, अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। अंकित मान को क्या कहते हैं? रियल वैल्यू, ठीक। इसी को वास्तविक मान कहते हैं। क्या इसी क्या कहते हैं? वास्तविक मान। वास्तविक मान। अंकीय मान क्या कहते हैं? अंकीय मान। जातीय मान क्या कहते हैं? जातीय मान। मतलब जो ये अंकित मान होता है इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक। अंकित, वास्तविक, अंकीय, जातीय, और इसको एक और नाम होता है शुद्ध, शुद्ध मान। तो देखिए अब ये चीजें होती क्या क्या है। पहले तो ये समझो कि किसी संख्या में प्रयुक्त अंक के मान कितने हो सकते हैं? 2। उसके अलावा 2 कौन कौन से हो सकते हैं? स्थानीय मान और अंकित मान। कौन कौन से? स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक। तो अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान, दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए स्थानीय मान और अंकित मान क्या होते हैं। जैसे कोई सपोज संख्या लिखी हुई है 85693, ये संख्या लिखी है। तो इसमें जो अंकित मान होता है, क्या होता है? अंकित मान। किसी भी संख्या है, किसी भी अंक का अंकित मान क्या होता है? जो अंक होता है वही उसका अंकित मान होता है। जैसे इसमें 6 का कहा जाए अंकित मान क्या है? क्या 6 का अंकित मान क्या है? तो 6 ही होगा। 5 का अंकित मान क्या है? 5 ही होगा, ठीक। तो अंकित मान हमारा क्या होता है? वो खुद अंक होता है, ठीक। तो अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकीय मान या रियल वैल्यू जो भी कहे, तो वो क्या है? वो खुद का अंक होता है स्वयं, ठीक। अब इसके बाद अब बात करते हैं स्थानीय मान की। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये क्या है? संख्या। तो इसमें क्या है कि ये संख्या जो लिखी होती है वो 10 आधारी है। क्या है? 10 आधारी। 10वीं प्रणाली पढ़ रहे, तो इसमें क्या है? 10 की आधार 0 पे है। ये क्या है? 10 की आधार 1 पे है। 10 के आधार 2 पे, 10 के आधार 3 पर है। ये 10 के आधार 4 पर, ठीक। ये हमारी संख्याएं क्या है? ऐसे बनी हुई है। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है? 3 × 10 की पावर 0, और किसी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक। तो ये क्या ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये इसका मान क्या है? मतलब 9 × 10 की घात 1, मतलब 90, ठीक। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? हमारे स्थानीय मान होते हैं। ये सब 10 के आधार पर है। क्या है? 10 के आधार पर है। तो किसी संख्या का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे
ये लिखा है, यही संख्या सपोज लिखी है 7 to 5। इसमें कहते 7 का स्थानीय मान, क्या 7 का स्थानीय मान, जो अंक का है, क्या कहे, जो अंक का है उसको लिख दिया, उसके बाद वाले अंकों को 0 0 लिख दो। क्या करो, उसके बाद वाले अंकों को 0 0 लिख दो। कहाँ तक लिखना है, दशमलव तक। इसके बाद क्या होता है, हमारा दशमलव होता है, तो पता होगा आप लोगों को। अभी बताता हूँ दशमलव वाली संख्या का एक लिख करके। जैसे सपोज करो ये कोई हमारी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें कह दे 8 का स्थानीय मान निकालो। तो क्या करना है, 8 का स्थानीय मान, तो 8 के नीचे 8 लिख दिया। उसके बाद ये दशमलव तक मैंने कहा, दशमलव तक जितने 0 आएंगे उतने 0 लिख दिया। तो क्या हुआ, इसका स्थानीय मान 8000। और इसी का कहते हैं अंकित मान, तो अंकित मान तो वो खुद स्वयं संख्या होती है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आपसे कहता है कि 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। कई बार क्या कहेगा आपसे, अंतर निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। जब योग कहेगा तो जोड़ दिया, अगर यही अंतर कहता तो अंतर में क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। या गुणा कह सकता है, कुछ भी कहे, पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। कोई भी संख्या का अंकित मान वो अंक स्वयं होता है, बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। और स्थानीय मान क्या होता है, दशमलव तक 0 लिखना है। जैसे 3 का कहे तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, केवल 3। 2 का क्या होगा, 2 0। इसी तरह अगर दशमलव के उधर वाला कहे, जैसे मान लो ये सपोज 5 उधर कर दो, 9 5, ठीक, 1 ये लिखे हैं, ठीक है, दशमलव के बाद लिखे हुए हैं। तो अगर इसमें कह दे 5 का स्थानीय मान, क्या 5 का स्थानीय मान, तो मैंने क्या कहा, 5 की जगह पर 5 और बाद वहां के जितने अंक है दशमलव तक, चाहे वो दाईं ओर हो या बाईं ओर, वहां क्या लगा देना है, 0। ये क्या कहलाता है, स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान क्या हुआ, 5, और अंकित मान क्या हुआ, स्थानीय मान हुआ 0.00, क्या हुआ 0.00, 3 बार 0, उसके बाद 5। ये हुआ हमारा क्या, स्थानीय मान। और अंकित मान केवल क्या होगा, 5। समझ आ रही बात। अंकित मान, स्थानीय मान बहुत ही आसान चीज है। जैसे अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 60.5382 ये लिखा हुआ है। इसमें कह दे आपसे 8 का स्थानीय मान, क्या 8 का स्थानीय मान, तो क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ठीक। उसके बाद 8 के नीचे 8 और बीच में 0 भर देने। ये क्या कहलाता है, स्थानीय मान। समझ आई होगी बात, आशा करता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें यही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इस संख्या में, ठीक, दशांक ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया, दशांक क्या होता है, दशांक होता है हमारे दशमलव के बाद का पहला अंक। तो ये क्या हुआ, 1। दशांक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, बताइए क्या होगा दशांक, दशांक हमारा 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1। अब इसी का अगर स्थानीय मान पूछ देता कि दशांक का स्थानीय मान बताओ, क्या कह देता, दशांक का स्थानीय मान कह सकता है। तो क्या होता है स्थानीय मान, 0.1। इसी तरह इसका जातीय मान भी पूछ सकता था। तो जातीय मान क्या हुआ हमारा, जातीय मान क्या हुआ, 1। जातीय मान तो वही होता है, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान से समझिए कि दशांक या कोई भी संख्या का है, उसका अंक जो होता है वो हमारा होता है दशांक। मतलब जिस दशांक का तो पहला अंक, दशमलव के बाद का पहला अंक, उसको 0.1 नहीं लिखेंगे, उसको 1 ही लिखेंगे। दशांक क्या होगा, 1। तो मतलब दशांक क्या होगा, 1 होगा, और स्थानीय मान 0.1 होगा, और जातीय मान 1 होगा। समझ आए रही बात। इसी तरह अगर आपसे इसी में क्या कह देता, शतांक, क्या कह देता, दशांक की जगह शतांक पूछ लेता। शतांक क्या होता, शतांक हमारा 8 है, क्या है, 8। तो शतांक 8 हुआ, लेकिन उसका स्थानीय मान क्या होता, 0.8, और अंकित मान या जातीय मान भी 8 होता। समझ आई बात। तो ये इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि 0.08 नहीं होगा, क्या शतांक। शतांक का मतलब क्या हुआ, सवा अंक दशमलव के बाद का कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, 8 है। अंक हमारे तो 8 ही है ना, ठीक। ये बात समझ आई होगी। इसी तरह शस्त्रांक पूछ देता, शस्त्रांक क्या हो जाता, 5 हो जाता। शस्त्रांक 5 और स्थानीय मान उसका 0.005 और अंकित मान 5। तीनों चीजें सब कुछ बता दिया मैंने बहुत आसानी से। इसके बाद इनमें यही कह देगा कि इनके अंतर बताओ या
योग बताओ, गुणा बताओ, भाग बताओ, कुछ भी कहे आपको कर देना है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा क्या, दार्शनिक प्रणाली के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसको देखिए दोबारा तिबारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आपको बताई नहीं जाती हैं। लोग क्या करेंगे, स्थानीय मान, अंकित मान बताते हैं कि दार्शनिक प्रणाली क्या है, उसमें ये अंक प्रयोग होते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं इसको देखिए आप लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं कि संख्याएं जो होती हैं उसके प्रकार क्या होते हैं। क्या देखना है, संख्याओं के प्रकार। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अब संख्याओं के प्रकार। देखिए बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपनी कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं होती कि क्या कौन, जैसे पूछ लिया जाए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। इसलिए पहले इसको ये जानते हैं कि संख्याओं के प्रकार में क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर तो हमारी आई क्या, संख्या। उसके कितने प्रकार हुए, 2। कौन कौन से, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अभी केवल मैं प्रकार बता रहा हूं, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय क्या होती हैं, परिमेय सब कुछ बताऊंगा एक एक बात। तो पहले ये केवल समझिए कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन से हुए उनके, वास्तविक और काल्पनिक। उसके बाद वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो भी 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। काल्पनिक संख्या कोई प्रकार कुछ नहीं होता, काल्पनिक खत्म वहीं से, अपरिमेय भी उसका भी कुछ नहीं होता। उसके बाद इसी तरह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के भी कितने प्रकार, 2, भिन्न और पूर्णांक। क्या, भिन्न और पूर्णांक। अब इसी तरह भिन्न के बारे में डिस्कस करेंगे। भिन्न एक्चुअली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, उनका भी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब बात आई कि प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 4 प्रकार की, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ये हमारा पूरा संख्याओं का प्रकार है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ये जानेंगे अभी कि ये कौन सी चीज क्या होती है। लेकिन पहले हम जानते हैं क्वेश्चन क्या आता है। जैसे कह देगा आपसे कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है और वास्तविक संख्या है, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। या कह देगा पूर्ण संख्या है जो वो प्राकृतिक है, पूर्णांक है, परिमेय है और वास्तविक संख्या है। समझ नहीं आ रहा होगा, लिखना पड़ेगा शायद कि पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या है, कह देगा कि वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक, पूर्णांक और परिमेय संख्या है। ये क्या गलत हो जाएगा, नहीं है क्या, नहीं है ना, ठीक। तो इस तरह से पूर्ण संख्या अभी पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होती है, तब ये चीज समझ आएगी, ठीक है। पहले एक एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक, ध्यान से मेरे साथ रहिए तभी समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहां से डिस्कस करें, बताएं, नीचे से करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर को चलेंगे या ऊपर से करें, नीचे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती है, जैसे संख्याएं क्या होती है पहले तो पता ही है ना, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 12, ये सब 13 14, ये सब क्या है, ऐसे लिखते जाओ अनंत तक। ये क्या है, संख्याएं। तो इनमें कुछ संख्याएं सम होती हैं और कुछ विषम होती हैं। तो सम कौन सी होती हैं, जिनमें हमारा 2 का भाग चला जाए। क्या, सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें हमारा 2 का भाग चला जाए, वो क्या होती हैं, सम संख्याएं। सबसे आसानी यही होती है, ठीक है। 0 या जिनके अंत में कह दे 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग ना जाए, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। इनके अंत में क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये 5 अंक दोनों के अंत में हो सकते हैं। कोई संख्या लिखिए, जैसे इसमें कौन सी सम हुई, कौन सी विषम हुई, ये हमारी क्या है, ये सारी संख्याएं क्या है, हमारी सम है, जिनको हमने गोले में लिखा। इनके अलावा जो बची संख्या है वो क्या है, विषम है। 2 का भाग चला जाए वो क्या है, सम, जिसमें न जाए वो विषम। उसके बाद भाज्य और अभाज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या,
भाज्य क्या होती हैं और अभाज्य क्या होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अभाज्य के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई संख्या, पहले तो सुन लीजिए परिभाषा, फिर मैं हर चीज बताऊंगा आगे भी, कि कोई भी संख्या जो स्वयं और एक दो मतलब स्वयं से और एक से विभाजित हो, इससे स्वयं से और एक से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों। क्या? ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मात्र दो गुणनखंड हो। अभी गुणनखंड की बात मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, गुणनखंड का भी टॉपिक है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो वो स्वयं होगी और एक होगा। क्या होगा? एक और वो संख्या स्वयं होगी। तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मतलब जो किसी से भी विभाजित ना हो, छोड़कर किसको? एक और स्वयं को, एक व स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या निकाली कैसी जाए? क्या किया जाए? अभाज्य संख्या निकाली कैसी जाए, उसके लिए बताता हूं मैं आपको। देखिए कोई संख्या मान लो 241 दी हुई है, 241। पूछते भाज्य है या अभाज्य। देखिए पहले इसको कैसे जानते हैं कि अभाज्य है या भाज्य। तो इसमें क्या मैंने बताया कि ये 1 से और 241 मतलब खुद से और एक से विभाजित हो तभी अभाज्य होगी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सीखिए मेरे साथ ध्यान से। तो इसका हम क्या निकालते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए इसके जोड़े बना लेते हैं, और जो चलो मैं निकाल देता हूं, फिर आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इस प्रकार से कुछ वर्गमूल निकालते हैं। ये लगभग मतलब 15 से ज्यादा ही होगा वर्गमूल इसका। तो 15 के आसपास के वर्गमूल की संख्या है। क्या है ये? 15 के आसपास के वर्गमूल की संख्या है। तो ये किस लिए निकालते हैं अभी बताऊंगा मैं हर चीज। तो पहले तो मतलब अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं तो फिर अभाज्य नहीं होती। तो ठीक है, इसका वर्गमूल निकाला, 15 से ज्यादा कुछ आएगा, 15 पॉइंट समथिंग। तो जो ये संख्या मिली, ये 15 मिला, यहां तक कि सभी अभाज्य संख्याओं से क्या करते हैं हम? भाग देकर चेक करते हैं। तो अभी देखिए यहां तक की जितनी संख्या है उनसे हम क्या करेंगे? भाग देके चेक करेंगे। अगर किसी से ये विभाजित है तो क्या है? ये भाज्य हो जाएगी। अगर नहीं है तो क्या हो गई? अभाज्य। तो अभी देखिए स्टार्टिंग में कुछ संख्याएं देखिए, हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो अभी देखिए इन संख्याओं में हम क्या करेंगे? 15 से नीचे की अभाज्य संख्या, इनसे सबसे भाग देकर, दो का देखेंगे पहले। विभाज्यता का नियम भी आएगा आपको, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। अभी भाज्य भाज्य का देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? जो संख्या दी है उसका निकालना है वर्गमूल। तो पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं तो पहले ही वो क्या हो जाती? भाज्य हो जाएगी। जितना आए दशमलव के आगे का, उस तक जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका क्या करना है? भाग दे करके चेक करना है। अगर वो विभाजित हो गई तो क्या है? भाज्य हो जाएगी। तो देखिए 241 लिखा हुआ है, 241 पहले 2 से चेक किया, जाएगा भाग? नहीं जाएगा। 2 के लिए क्या होता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, नहीं है। 3 के लिए क्या होता है? सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 के लिए इकाई का अंक 5 हो, ठीक, या 0 हो। 7 के लिए क्या है? 7 का देख लो भाग, बताऊंगा विभाज्यता का नियम अलग से बताऊंगा, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ। 7 के 21, 3 और 1, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 और 2 1 बचा, 11 नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 1 और 1 बचा, 11 बच जाएगा। तो ये भी क्या है? 13 से भी नहीं कट रही। तो ये इस प्रकार क्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। कैसे पता चला कि कोई भी संख्या पूछे आपसे भाज्य है या अभाज्य, तो उसके लिए क्या करना है? उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो जितना नंबर आए दशमलव से पहले उसको क्या पहले वर्गमूल निकालना सिखाना पड़ेगा आपको। फिर भी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा याद रखना कि जितना भी आए उस तक जितनी अभाज्य संख्याएं, पहले याद रखना अभाज्य संख्याएं। तो मैं आपको 100 तक की अभाज्य संख्या भी बता देता हूं।
उन अभाज्य संख्याओं से क्या करते हैं, भाग देकर चेक करते हैं, पता चलता है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए मैं 100 तक की अभाज्य संख्या आपको लिखाता हूं। देखिए ये 100 तक की आपकी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या अभाज्य संख्या लिखी है, ये तो आपको कंठस्थ कर लेनी है। क्या है, कंठस्थ कर लेनी है। इनसे क्या होगा कि जब क्वेश्चन में आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए क्या क्या होती हैं, 2 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तभी एक चीज आप यहां तक गिनिए कि 30 तक 29 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हुई, 10 अभाज्य संख्याएं कहां तक हुई हमारी, 30 तक। ठीक है, उसके बाद 11 12 13 14 15, 30 से 50 तक कितनी हुई अभाज्य संख्याएं, 5 मिली। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मिली 50 से 100 तक। देखिए ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10, 30 से 50 तक 5, 50 से 100 तक 10। ऐसे याद रखेंगे तो क्वेश्चन पता है क्या पूछता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी हुई, 10 और 5 जोड़ दिया आपने 15। 1 से 100 तक कितनी हुई, कितनी हो गई, 25। ठीक, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 30 तक 10 और 30 से 50 तक 5 और 50 से 100 तक 10। तो ये याद रखना 3 चीजें आप, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, 1 से 100 तक वाला बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल 25 संख्याएं आपको कंठस्थ करनी है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो सम संख्याएं, केवल सम संख्या जो है हमारी वो 2 एक ऐसी सम संख्या है, इधर थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे, कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक, सबसे छोटी भी है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसी संख्या नहीं जो सम हो और अभाज्य हो। तो इसका मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके अंत में कौन से अंक होते हैं, 1 3 7 और 9। 5 इकलौता ऐसा है जिसके अंत में केवल 5 है या कुछ 5 संख्या है। उसके अलावा इन 4 अंकों के अलावा देखिए कोई अंक मिल रहा है, 1 3 7 और 9। अभाज्य संख्याओं में कौन कौन से अंक होते हैं, 1 3 7 9। इसके अलावा कोई मिल रहा है, केवल 5 को छोड़ दो, ये 5 तो है बस कि जो 5 पर ही है। ठीक, उसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक, तो मतलब विषम संख्याएं सारी नहीं होती अभाज्य। ठीक, जिनके अंत में केवल 3 5 3 1 3 7 और 9 वो क्या हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि होंगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर मैंने 3 बातें बताई कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, केवल सम ऐसी संख्या है 2 ही जो अभाज्य है। उसके अलावा जिनके अंत में 1 3 7 9 होता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, हो सकती हैं, होती ही नहीं, कंफर्म नहीं। जो अभाज्य संख्या होगी उसके अंत में, या ऐसे कहें कि अभाज्य संख्या के अंत में 1 3 7 9 ही होता है। ठीक है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जिसके अंत में ये हो तो वो अभाज्य ही होगी, मतलब अभाज्य हो सकती है। उसके अलावा 5 ऐसी संख्या है, केवल 5 ही है जिसके अंत में 5 है, ये 5 संख्या खुद है। ठीक, उसके अलावा अभाज्य संख्याओं के बारे में और क्या जानकारी दें, अभाज्य संख्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। देखिए 4 चीजों के बारे में जानकारी हो गई, सम विषम भाज्य अभाज्य। भाज्य क्या है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो सारी क्या है, भाज्य। जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, भाज्य। तो मेन बात थी अभाज्य की। अभाज्य आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, और 100 तक मैंने अभाज्य संख्या बता दी। अभाज्य निकालने के लिए वर्गमूल निकालते हैं, जितना दशमलव के आगे तक का वर्गमूल है उस तक क्या करना है हमें, उसका उस संख्या तक अभाज्य जो संख्या है उनका भाग दे करके चेक करना है। ठीक है, अभी ये चीज यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है आपको कि वहीं तक क्यों करना है। तो देखिए किसी भी संख्या के जो गुणा हो, कोई भी संख्या है
मान लो किसी से अगर विभाजित होगी तो क्या हो सकता है कि दो, मतलब अगर उसके ऊपर का डाउट आ रहा होगा, जैसे ये 241 लिखा था मैंने, कि मैंने कहा कि 15, तो ये इसका मतलब क्या है कि 2 से 15 दशमलव कुछ आया था, तो ये 15 दशमलव कुछ रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का ये गुणा होगा। तो इसमें क्या है कि अगर ये इधर की एक संख्या, अगर कोई संख्या ए और बी का गुणा है, तो ए अगर बढ़ेगा, हमारा ए क्या करेगा, बढ़ेगा, तो बी क्या होता है, हमारा घटता है। क्या घटता है, बी घटता है। आया समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो 12 है, 12 किसका किसका गुणा है, मतलब 4 गुणा 3 है 12। तो अगर मैं इसको 2 करूं तो ये क्या करेगा, बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। बात आई समझ में। इसलिए इसका क्या निकाल लेते हैं, बीच का निकाल लेते हैं, कि जिसका दोनों तरफ वही गुणा हो। ठीक, आ गई होगी बात समझ में, आशा करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब वर्गमूल क्यों निकालते हैं। ठीक, इसलिए निकालते हैं क्योंकि वहां से हमें पता चल जाएगा, अगर यहाँ तक 15 तक अगर कोई विभाजित है, ठीक, मतलब उसके बीच तक वर्गमूल तक अगर कोई संख्या से विभाजित है तो है, आगे विभाजित होगी तो ये छोटे वाले कोई गुणा तो होकर के होगा ना। है समझ में। तो मतलब क्या है कि जैसे ये लिख दिया मैंने, सब आसान से बता दिया कि 4 गुणा 3 12 होता है। तो अगर इसको 4 को छोटा करें, 2 किया, तो इसमें 6 इधर का बढ़ गया, मतलब इधर का नंबर कम होगा तो उधर का बढ़ेगा। आया समझ में। तो देखिए ये सारी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हमें जानकारी ये करनी है, ये किसका भाग थी, प्राकृतिक संख्याओं का। किसका, तो प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सारी सम विषम अभाज्य अभाज्य, ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर वैसे कहा जाए डेफिनेशन, तो जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 ये सब क्या है, डॉट डॉट अनंत तक, ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, ये सारी धनात्मक होती हैं, ध्यान रखना। क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी हो गई। प्राकृतिक संख्या पता चल गया क्या होता है, 1 से 1 2 3 4 ये सब जितनी धनात्मक संख्याएं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आई पूर्ण संख्याओं की। किसकी, पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर ले वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। मतलब अगर 0 से हम काउंटिंग करने लगे तो वो क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या। कहाँ तक, ये अनंत तक होती है, ये भी। ठीक, तो ये आ गई समझ में बात। अब इसके बाद देखो, ये जितनी संख्याएं सम विषम भाज्य भाज्य सारी क्या है, पूर्णांक होती हैं सभी। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं सब क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। अब ये समझिए पूर्णांक क्या होता है हमारा। पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती हैं कि जो ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन इसके अलावा मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सारी धनात्मक होती हैं। अगर निगेटिव वाली भी हम शामिल कर लें, प्लस शून्य जो शामिल किया था, ठीक, पूर्ण संख्याओं वाला, तो ये सब मिलकर के क्या हो जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं। बात समझ आ रही है। मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है, 3 प्रकार की। क्या हुए पूर्णांक, कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और एक शून्य पूर्णांक। ठीक, शून्य पूर्णांक। तो मतलब ये क्या, धनात्मक क्या होती है, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके आगे सारा प्लस लगा रहता है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और जिनमें निगेटिव -1 -2 -3 ये कर दिया, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक हमारा केवल शून्य होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये संख्या रेखा, इसमें क्या होता है, ये 0 सेंटर पे होता है, इधर 1 2 3 ऐसे करके 4 5 डॉट डॉट रहता है। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या रहते हैं, निगेटिव, माइनस के रहते हैं। इधर क्या होते हैं, प्लस के। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो ये हमारी जो संख्या रेखा होती थी, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते थे, पूर्णांक होते थे। आए समझ में कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो अभी पूर्णांक तक बात समझ में आई। अभी आगे चलते हैं। आपको बात समझ आ गई पूर्णांक तक। अभी भिन्न की बात करते हैं। इधर ही देखिए, भिन्न क्या होती है, भिन्न हमारी मतलब p/q के रूप में लिखा हो। क्या हो, p/q, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। और q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। p/q के रूप में लिखी हो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होती है, भिन्न। मतलब बटे के रूप में लिख दिया जाए पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, जिसको भी है,
जीरो को छोड़ करके नीचे नहीं लिखना चाहिए जीरो, तो वो क्या होती है भिन्न। तो भिन्न भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तीन, जैसे 3/2, 3/2, 2/5, या इस तरह से कुछ देखा होगा आपने, और गलत हो गया 15 कर दो, ठीक, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये क्या होती है हमारी भिन्न होती है। इसमें भिन्न भी हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक हो गई उचित भिन्न, अगर उचित है तो उसका अनुचित भी होगा, अनुचित भिन्न, और मिश्रित भिन्न। भिन्न वाले चैप्टर में या आसानी से और बताएंगे आपको, अभी ऐसे ही देख लीजिए। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश और हर होता है। इसमें पी को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे क्यू को क्या कहते हैं, हर। तो अंश बटे हर, क्या, जहां पर अंश हर से छोटा हो, अंश क्या हो हमारा, हर से छोटा हो, तो क्या होता है, वह उचित भिन्न होती है। मतलब अंश छोटा, हर बड़ा हो अंश छोटा हो, क्या होती है, उचित भिन्न। ठीक, आए बात समझ में। अनुचित में उल्टा हो गया, हर छोटा और अंश बड़ा, ठीक, वो क्या हो गई, अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जो उचित भिन्न के साथ एक और कुछ जोड़ दिया जाए, वो क्या कहलाती है हमारी मिश्रित भिन्न। मतलब जो अनुचित भिन्न होती है वो हमारी क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती नहीं, अंश बड़ा, हाँ, जो अनुचित भिन्न होती है वो मिश्रित भिन्न भी बन जाती है जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए पहले उचित भिन्न क्या, ये जो लिखी हुई थी ये हमारी उचित भिन्न थी, 2/5 और 3/2, ये अनुचित भिन्न हो गई। तो 3/2 और उसके बाद देखो ये 1 सही 7/15 लिख रखा था, इसको अगर 15 7 22, इसका मतलब 22/15 लिखा हुआ है। ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को जो सिंपल करके लिख दिया तो वो क्या हो गई, मिश्रित भिन्न। आया समझ में। 3 प्रकार की होती है, उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित क्या होता है, जिसमें अंश छोटा हो, और अनुचित जिसमें हर छोटा हो, किससे, अंश से। और मिश्रित में मतलब उचित भिन्न बना करके लिख देते हैं सही बटे में। ठीक है, आपको ये सारी चीजें डिटेल से समझाएंगे भिन्न वाले चैप्टर में। अभी थोड़ा समझ आया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं भिन्न और पूर्णांक। ये सब जो पूरा इतना नीचे लिखा हुआ है ये सारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है लिखने में, उधर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाता है, मतलब भिन्न हो या पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक हो, सम विषम, ये सारी क्या होती है हमारी परिमेय। जो मतलब परिमेय संख्या क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, पूर्णांक पर ये सब कुछ हो सकता है, वो क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में इधर डिस्कस करते हैं हल्का सा। परिमेय संख्या क्या है कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, और जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, लेकिन एक शर्त है, Q 0 के बराबर नहीं है। क्या, Q 0 के बराबर नहीं है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं की इतनी सी ही डिफिनीशन है। क्या है, परिमेय संख्याओं की इतनी ही डिफिनीशन है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये लिखी है √4 + √2/6, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह लिख दे ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। √4 + √2/6, 35/18, 36/19, 5/7, 9/13, ये जितनी है वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अभी देखिए ये क्या परिमेय संख्या है, ये लिखा है √4 + √2/√6 से 25 - 25। ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर वाला तो निकल आएगी वैल्यू जो भी है, 2 नहीं होना चाहिए, ये भी परिमेय नहीं होगी। क्यों, इसका क्या है कि √2 परिमेय नहीं होती। क्या होती है, √2 अपरिमेय होती है। क्यों, अभी बताता हूँ इसका कारण क्या है कि मतलब इसको पहले
ये हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय नहीं है क्योंकि ये देखो रूट 4 का मान तो 2 आ जाएगा, बटे में 25 माइनस 25 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2/0, ये क्या हो गया गलत। ठीक, आई बात समझ में। अभी इसमें क्या है कि जो मैंने √2 लिखा था अभी, वो क्यों नहीं है। ठीक, क्योंकि उसका मान क्या है कि √2 का मान जब आप निकालोगे तो आगे तक निकलता चला जाएगा। मतलब जैसे क्या होता है 1.414 ऐसे कुछ होता है ना, वो मतलब एक कोई नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, दशमलव के बाद, तो वो इसलिए क्या है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब देखिए इसमें क्या है, दशमलव के बाद वाली बात बताता हूँ कि जैसे इनका भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद शांत आवर्त, ये कुछ सुना होगा, शांत दशमलव आवर्त दशमलव संख्या, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव और आवर्त दशमलव, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, शांत दशमलव और आवर्त दशमलव। अब सोच रहे होंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। यदि दशमलव के बाद संख्याओं का यथार्थ निर्धारण संभव हो तो वो क्या कहलाती है, शांत दशमलव। जैसे मान लो 6/5 लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.2 निर्धारण संभव हो गया। या कहीं पर संख्या लिखी होती है 3.15, 6.9752। ठीक, ये सब क्या है हमारी शांत दशमलव है, जहां मतलब पता हो कि यहीं तक हमारी संख्याएं हैं दशमलव के बाद, वो क्या होती हैं शांत दशमलव। आवर्त दशमलव क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने संख्याएं, जैसे मान लो लिख दिया जाए 3.959595, ये क्या है आवर्त दशमलव है। या लिखा मिल जाएगा आपको 0.33333 डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट, ये चलता ही जाएगा। तो ये क्या है हमारी आवर्त दशमलव होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे मान लो लिख दिया जाए 0.9333, इस तरह से भी ये क्या कहलाती हैं आवर्त दशमलव। क्या होती हैं आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव 2 प्रकार की होती है। इसमें देखो खुद ही मिल रहा होगा कि इसमें देखो 3 के बाद 9 आया, 5 ये आता है तो चला गया, तो मतलब ये क्या है मिश्रित और शुद्ध 2 होते हैं। क्या होते हैं मिश्रित और शुद्ध। शुद्ध आवर्त क्या होता है और मिश्रित आवर्त क्या होता है, इनको बदलना भी मैं सिखा रहा हूं अभी आपको। शुद्ध आवर्त क्या होता है कि मतलब कोई संख्या जो दी है, जैसे ये दी है ये वाली, ये एक ही चीज है जो बार बार आ रही है, 0.3333 आता चला जा रहा है, ये क्या है हमारी शुद्ध आवर्त। जैसे मान लो 0.555 ऐसे आता चला जा रहा है अनंत तक, तो ये क्या है हमारी शुद्ध आवर्त होती है। मिश्रित आवर्त क्या होती है, ये चीजें जो लिखी हुई हैं, मान लो 0.73 ऐसे डॉट डॉट, मतलब 7-3 का बार बार रिपीटेशन हो, बार बार आए, तो वो क्या कहलाती है हमारी मिश्रित आवर्त। समझ आ रहा होगा कि शुद्ध आवर्त क्या होता है, मिश्रित आवर्त क्या होता है। ठीक, ये हो गया। अब इनको वैल्यू निकालना होता है हमें, कई बार क्वेश्चन में आता है क्या वैल्यू निकालना। चलो बताता हूं मैं आपको। शुद्ध आवर्त जैसे ये लिखा हुआ है कि 0.333 डॉट डॉट, ये अनंत तक चला गया है। ठीक है, कहां तक, अनंत तक। ठीक, तो इसको क्या है कि अनंत तक गया है, तो इसको हम मतलब सिंपल फॉर्म में भिन्न के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लो ये कहीं लिखा रहता था 3.15, इसको लिखना होता तो क्या लिख देते थे, ये लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है दूसरी चीज है। देखो मानो सपोज करो x बराबर ये संख्या है ये, ठीक, इसमें अगर हम दोनों तरफ क्या करें 10 का गुणा कर दें, क्या करें 10 का गुणा, तो 10x बराबर क्या हो गया 3.03333, ये अनंत बार आ जाएगा। ठीक, आएगा। आएगा अनंत बार। तो अभी देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो x की लिखी है कि नहीं, तो 10x बराबर क्या हो गया 3 + x, ये x हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो 10x - x बराबर 3, तो ये 9x बराबर क्या हो गया 3, तो x बराबर क्या आ गया 3/9 अर्थात 1/3। अगर काट के लिख दो तो 1/3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है कि मतलब ये जैसे ऐसे लिखा हो कोई भी अंक, तो उसको कैसे लिखते हैं, सीधे आप लोग याद रखेंगे कि जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे इसमें 3 का हो रहा था, तो उसको शुद्ध आवर्त अगर है, क्या है शुद्ध आवर्त है, तो क्या करना है
कि जो अंक लिखा है 3/9 लिख दो। अगर इसी तरह ये दिया होता 5 7 5 7 डट डट करके रिपीटेशन है, तो इसके लिए भिन्न रूप में लिखना है तो क्या करते 5 7/99, जितने अंक उतने नीचे 9 लिख दो, बस वो क्या हो गया हमारा भिन्न रूप में आ जाएगा। ये तो शुद्ध के लिए हो गया। अब मिश्रित वालों के लिए देखते हैं क्या है। जैसे ये मिश्रित आवर्त दिया है, इसको हमें शुद्ध मतलब भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या करते हैं, जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उसको लिख दिया 87, जिसका आगे नहीं हुआ है उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और जितने अंक ये हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है उतने बार 9 लिख दिया, और जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ उसके लिए 0 लिख दिया। तो ये हमारा जो बन के आया 84/4 हो गया, 84/990। ये हमारा क्या हो गया भिन्न रूप में आ गया। किस में आ गया भिन्न रूप में। आया समझ में। क्या शुद्ध आवर्त में क्या करना था, जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि शुद्ध में क्या रहता था सीधे सीधे वही अंक होते थे, उतने ही लाइन नीचे लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है मिश्रित वाले में कि जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ उसके लिए 0 लिखना है, और बाद बाकी जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उतने 9 लिख देना है, और जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ है जो बार बार नहीं आया है उसको घटा देना है। देखिए ये तो 2 अंकों का था, जैसे मान लो 3 8 7 7 7 ऐसे रहता, ठीक। ये रहता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं बताइए, इसको क्या करते हैं 7 - 3/90, ये आ जाता 4/90, ठीक। समझ आया क्या करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया मिश्रित आवर्त, ठीक। सॉल्व करना आ गया। इसमें एक और हो सकता है मिश्रित आवर्त में, देखिए जैसे 9.3535 ये आता चला गया अनंत तक। तो इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये है इनका क्या हो रहा है रिपीटेशन, तो 3 5 और इसका नहीं हुआ तो क्या किया 9, और 5 जितनों का हुआ उतने 9, ठीक है। इसमें दशमलव के इधर है इसलिए 0 नहीं लिखना है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या हो गया 26 9 34 35, ठीक। ये 26/99 आ गया। समझ आया होगा क्या बताया मैंने कि जो शुद्ध है उसमें उतने ही 9 नीचे लिख देने हैं, ठीक। और जो मिश्रित है उसमें जिन दशमलव के बाद अगर है तो उतने 0 लिख देना है, बाद बाकी जिनका रिपीटेशन हो रहा है उतने 9 लिख देना है। अगर दशमलव के पहले है तो उसको भी घटाना है, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिखना। ध्यान रखना ये बातें, बार बार देखो वीडियो को समझ आएगा। अभी आगे और डिस्कस करते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या कंप्लीट हो गई जो p/q के रूप में लिखी जा सके, और उसके बाद मैंने ढेर सारी चीजें बताई, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अब बात आई अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है जिनको p/q के रूप में ना लिखें, ठीक, जो ना लिखी जा सके वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें देखिए जो जितनी भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है वो क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है अपरिमेय संख्या। एक पाई हमारी क्या है अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार की संख्याएं क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे ये लिखा हुआ था √4 + √9 बटे √64 - 8, ये क्या है बताइए, ये क्या है परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए इसका क्या आया 2 + 3/8 - 8, ये क्या है 5/0। ये ना तो परिमेय है ना अपरिमेय है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 आज तक क्या है हमारा परिभाषित नहीं है, अनंत नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे अनंत होता है, ये परिभाषित नहीं है। क्या है परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। क्या है अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका मान का पता नहीं है। और ये अगर किसी को डाउट हो कि क्यों अपरिभाषित है तो इसको पूछ सकता है मुझसे, अगर कोई कमेंट करेगा मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि टाइम वैसे भी ज्यादा हो रहा है। आगे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो परिमेय देखिए, परिमेय समझ आया, अपरिमेय समझ आया, भिन्न समझ आया, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सारी चीजें आशा करता हूँ समझ आया होगा। और ये जितनी सब कुछ होता है वो क्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक। समझ आ गया। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम लिखते हैं, ठीक है, जिनको लिख सकते हैं वो क्या है वास्तविक संख्याएं। और जो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं जो वास्तविक नहीं है वो क्या है काल्पनिक। इसमें एक आई टर्म सुना होगा आपने, आई, ठीक।
इसका क्या मान होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1। जैसे कहीं पर देखा होगा आपने √3, ठीक, ऋण 3 लिखा है, तो इसको क्या क्या लिखते थे, बराबर √3i²। ठीक है, समझ में। तो ये सारी संख्याएं जिनके मतलब जो काल्पनिक है, जो है ही नहीं, वो संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, पूर्ण, ये सब समझ आया। इनके बारे में डिटेल में भी मैंने बताया, काफी कोशिश की है। अभी भी अगर कुछ रह गया हो डाउट तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और बता दूं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भिन्न, पूर्णांक, क्या बताना बार बार उन्हीं संख्याओं को। चलिए देखिए, आप लोग ना समझ आए बताना मुझे कमेंट करके, मेरे पास टाइम है, जब भी टाइम है बताऊंगा मैं आप लोगों को। धन्यवाद, राधे राधे।